जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन रूल्स की बात करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ आपसे डिस्कस कर लेता हूँ जहाँ पर आपको डाउट हो सकता है वो डाउट भी क्लियर हो जाए। ये नया पीडीएफ जो आपके सामने आ रहा है या फिर पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट आपने ज़रूर इस पेज का आप सभी ने देखा होगा। सबसे पहले तो इस बात पे फोकस करो कि जब हम यहाँ पर आ रहे हैं, ये जो आपको सी सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ओबीसी की 8% रिजर्वेशन आपको देखने को मिल रही है, आरबीए की 10% रिजर्वेशन देखने को मिल रही है। पहला डाउट ये तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि ओबीसी कैटेगरी अलग आ रही है और आरबीए कैटेगरी आपको अलग देखने को मिल रही है। सबसे पहले ये डाउट क्लियर करो, जो डाउट कई सारे एस्पिरेंट्स को अभी तक रहता था। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओबीसी में आता कौन कौन है। यही पीडीएफ अगर आपने डाउनलोड करा होगा, फिर पीडीएफ आपने देखा होगा, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा गया कि ओबीसी कैटेगरी में अदर बैकवर्ड क्लासेस में आता कौन कौन है। ये सब कुछ आपको नाम देखने को मिल रहे हैं। ये सारे नाम आपके सामने स्क्रीन में आप यहाँ पर देखिए कि ओबीसी कैटेगरी में आने वाला कौन कौन है। जैसे आपको अगर मैं लोहार से है, तरखान से है, गिलकार, ये शेर गोजरी, योगी, वाघे, गिरात, जाट कम्युनिटी है, सैनी कम्युनिटी, मरकबंद, सोची कम्युनिटी, क्रिश्चियन बिरादरी, सुनार, पेरना, बोजरू, गोरखास, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, आचार्याज वगैरह, इस तरह के 41 कैटेगरीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। जब वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजी की बात करेंगे, एससी को छोड़ के जो बाकी सभी हैं वो भी ओबीसी की कैटेगरी में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? ये सभी के सभी ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हैं। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप अभी तक मैं देखता हूँ ज़्यादा क्लैरिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिलती नहीं है। अभी हम जब बात करते हैं रिक्रूटमेंट रूल्स की, है ना, तो जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा इन रूल 4 द टेबल, इसके बाद यहाँ पे लिखा होगा शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। पहले रूल 4 क्या था? यहाँ पे हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन रूल्स 2005 वाले थे, है ना, उसमें अमेंडमेंट करा गया, उसमें कुछ चेंजेस लाए गए, आप ऐसे कह सकते हो। तो जो रूल 4 है वो एक्चुअली में जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वगैरह पे रिक्रूटमेंट वगैरह करवाई जाती है उससे रिलेट करता था। तो आज के टाइम पे अगर आप फोकस करोगे तो जो अभी अमेंडमेंट करके आया है वो एससी का 8% है, एसटी का 20% हो चुका है। अगर मैं आपको 2005 वाले एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा, पहले हम थोड़ा इस पर भी फोकस कर लेते हैं। एससी का टोटल 8%, एसटी का टोटल 20% आपको देखने को मिल रहा है। ओबीसी की बात करेंगे 8% है। फिर ये एएलसी आईबी की बात करेंगे 4%, आरबीए की बात करेंगे 10% आपको देखने को मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे 10% और एक्स सर्विसन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की बात करेंगे ना, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मतलब जो रिजर्वेशन है इसके अंदर ही रिजर्वेशन मिलती है, तो ये सेपरेट रिजर्वेशन है, इसको फिलहाल के लिए हम साइड रखते हैं। जैसे आपके सामने 1000 पोस्ट है तो उसमें जो पोस्ट हैं वो इनको 10% मिल जाएंगी, इनको 10% मिल जाएंगी, ये वो वाला पोर्शन जो हम वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करते हैं। अभी एक बार 2005 में गया था, एक बार वो भी देख लेते हैं उस रूल्स के अकॉर्डिंग। ये देखिए जो 2005 के जो रिजर्वेशन रूल्स हैं, आपको जो 4th सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की हम बात करेंगे। जो मैं भी आपको जिस पे फोकस करवा रहा था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला, जहाँ पे अमेंडमेंट करी जा रही है वो इसमें करी गई है। तो यहाँ पे एससी तो सेम ही है 8%, तो वो अभी भी 8% है। लेकिन एसटी अगर आप देखोगे यहाँ पे 10% आपको देखने को मिल रहा है। यही 10% अब कितना हो चुका है, अब ये बढ़ के 20% हो चुका है। उसी के साथ साथ फिर आप यहाँ पर देखोगे वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लास की बात करेंगे, सोशल कास्ट 2% है, एएलसी 3% है, रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरियाज 20% आपको देखने को मिल रहा है ना। और यही जो आरबीए है, आज के टाइम पे आरबीए आपको कितना देखने को मिलता है? 10%, क्योंकि जब बाद में ईडब्ल्यूएस यहाँ पर आया था, 103 अमेंडमेंट एक्ट आया था ना, तो फिर 20% का यहाँ पे 10% कर दिया था और 10% ईडब्ल्यूएस का कोटा कर दिया था। आप इस तरह से भी समझ सकते हो इसको, है ना। ये सारा बेसिक आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है कि जो पहले क्या था और आज क्या है। फिर ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कितने % है वो सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है, जो कि डायरेक्ट अप्लाई नहीं होती है, रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन आती है। इसको फिलहाल हम साइड रखेंगे, सारा फोकस हम इस पर करने वाले हैं। तो 2005 में क्या था, वो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो अप्लाई हो रहा था वो सब कुछ आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। और हम बात करेंगे ओबीसी कहाँ पर आता, तो ओबीसी जो ये कैटेगरी आ रही है ना ओएससी वाली, इसी में ओबीसी भी आता था, इसी के अंडर ओबीसी वगैरह आया करता था। अब हम चलते हैं एक बार फिर से जो आज अमेंडमेंट करेगा उसकी तरफ फोकस कर लेते हैं, वहाँ पर क्या है। तो कंपैरिजन तो आपने देख लिया कि हाँ एससी के पहले 8% था, आज भी 8%, लेकिन ये 20% कैसे हो गया एसटी का। तो एसटी का ध्यान रखना पड़ेगा, जब एसटी की जब भी कोई भी वैकेंसी आएगी तो ऐसा नहीं होगा वहाँ पर कि एसटी की जो टोटल 20% पोस्ट है तो वो सभी एसटी के लिए 20% आ जाएंगे, नहीं। यहाँ पे ब्रेकअप करा, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट तो 8% लिखा हुआ है, लेकिन जब शेड्यूल्ड ट्राइब की 20% हम बात कर रहे हैं, ये 10% सेपरेट ग्रुप करा हुआ है और 10% का सेपरेट ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है। मतलब जब भी वैकेंसी आएगी, क्योंकि हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, जो भी पर्टिकुलर, जैसे मान के चलो 20 पोस्ट एसटी के लिए आ चुकी हैं, ठीक है,
उसमें जो 10 पोस्ट जैसे 100% की हमारी 100 वैकेंसीज आ रही हैं, तो 100 में से 20 वैकेंसी किसके लिए आ गई है, एसटी कैटेगरी के लिए आ गई है, 8 वैकेंसी एससी कैटेगरी के लिए आ गई है, ऐसे सिस्टम चल रहा है। अब जो एसटी कैटेगरी वालों को 20 वैकेंसीज मिलने वाली हैं, वो 20 का भी ब्रेकअप होगा, उसमें से जो 10 सीटें होंगी वो इन सभी के लिए रिजर्व होंगी। बकरवाल, बाल्टी, बेडा, बोटो, ये जो इस तरह की जो गुज्जर हो गया, गद्दी हो गया, ये सीपी हो गया, इन सभी के लिए 10 सीट रहेंगी ही रहेंगी, जो जैसे कि पहले भी रहा करती थी। लेकिन अब जो 10 सीट बाकी बची हैं वो इन कैटेगरीज को मिलने जा रही हैं। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे जो 20 सीटें हैं वो इन सभी में डिवाइड होने वाली हैं, ऐसा नहीं है। 10 सीट्स इनमें डिवाइड होंगी और 10 सीट्स इनमें डिवाइड हो जाएंगी। ये है 20% का जो कोटा अप्लाई हो रहा है। जो ये जो ऐड करे गए सभी नए वाले ऐड करे गए, गद्दा, ब्राह्मण, कोली, पाटरी ट्राइब, पहाड़ी इतने ग्रुप है ना, जो भी ऐड करे गए, हाल ही में नए ऐड करे गए। जब स्टार्टिंग में प्रोटेस्ट हो रहे थे, वो प्रोटेस्ट किस बात को लेकर हो रहे थे, जैसे यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, कह रहे थे कि नहीं हमारे यहाँ जो 10% ऐसे काट कर इन्हें भी ऐड करा जाएगा। ये स्टार्टिंग में इस बात को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था। और अभी फाइनली क्या हुआ है, इनका तो वैसे का वैसे ही रखा गया है, 10% यहाँ पर और ऐड कर दिया गया है। तो ये क्राइटेरिया आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब जब इसका सम टोटल करा जाता है तो वहाँ पे कहा जाता है कि 8% ये हो गया, 20% ये हो गया, 28% बन गया। 28 में अगर मैं ओबीसी का 8 और ऐड कर दूँ तो 36 बन जाएगा, 4 में ऐड करूँगा 40 बन जाएगा, 40% तो यहाँ पर हो गया। फिर आरबीआई की बात करूँगा तो 10% और ऐड कर दे तो 50% हो गया। फिर 50% में जब हमने ईडब्ल्यूएस को ऐड करा तो 60% बन गया। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो एक जैसे हम कहते हैं ना कि 50% से रिजर्वेशन आगे क्रॉस नहीं कर सकती है, इस तरह की बातें यहाँ पे चला करती थी। तो देखिए इससे पहले जैसे झारखंड की बात करेंगे और भी 2-3 स्टेट की अगर मैं बात करूँगा तो वहाँ पर रिजर्वेशन जो 50% से ऑलरेडी क्रॉस कर जाते हैं। अब उसके पीछे के रीज़न भी कई सारे होते हैं, अब हम थोड़ा वो भी डिस्कशन कर लेते हैं। अब सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि हमारे पास जो भी रिजर्वेशन आ रही है ना, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर ये ट्राइब्स की बात की, जो रिजर्वेशन हमारे पास आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग आती है। कास्ट सिस्टम के हिसाब से रिजर्वेशन चलती है। लेकिन जब हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करते हैं, ये आते किसके अंडर हैं, ये जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं, है ना, ये जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस। इसमें क्राइट जैसे 8 लाख रुपए अगर साल की इनकम है, इससे कम है, या फिर जैसे वो 5 एकड़ से ज़मीन कम है, इस तरह के कुछ क्राइटेरिया सेट करे जाते हैं ईडब्ल्यूएस में। अगर आप में है वो आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो, लेकिन जनरल कैटेगरी में ये कंडीशन फुलफिल करते हो तो होता क्या है, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ जाते हो, जिसके अकॉर्डिंग जो लास्ट के कुछ सालों में सर्वे करेंगे वहाँ पे देखने को मिलता है कि 90% 95% जो हैं वो जनरल वाले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो बड़े कम बचते हैं जो हम बोलेंगे रिजर्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं। मैक्सिमम सारे के सारे किस में आ जाते हैं, ईडब्ल्यूएस में आ जाते हैं। जो ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया वो इकोनॉमिकली, नाम से पता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ये कास्ट बेस्ड नहीं है, ये कास्ट बेस्ड नहीं, इनकम बेस्ड है ना, आपके फाइनेंशियल कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप ऐसे समझ सकते हो। ये वो वाली रिजर्वेशन आपको देखने को मिलती है। ये रिजर्वेशन जो है जनरल कैटेगरी के अंडर आती है। जैसे मान के चलो आप आज से 2 से 3 साल के बाद किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, है ना, एग्जाम्पल लेके चलते, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, 2 से 3 साल के बाद आपने उसका पेपर देना है। तो अभी आपकी कंडीशन, फैमिली कंडीशन ठीक है, तो आने वाले कुछ टाइम के बाद आपकी फैमिली कंडीशन ऐसी बन जाएगी कि आपकी इनकम वगैरह कम हो रही है, ज़मीन वगैरह कम हो गया है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ गए तो आप उसको बेनिफिट उठा लोगे। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कैसा है, ये फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको देखा जा रहा है, ना कि कास्ट के बेसिस पे देखा जा रहा है। इस बात को समझना होगा। अब जहाँ पर बात होती है कि 60% से ज़्यादा हो गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ऐसा नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। हम उस पर भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि रिजर्वेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब रिजर्वेशन हम बात करते हैं कि रिजर्वेशन होनी चाहिए तो वहाँ पर ये बातें सामने आती है कि रिजर्वेशन बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जैसे अगर हम एग्जांपल लेके चलते राजौरी वाले इलाके की बात करते हैं, पुंछ के इलाके की बात करते हैं, वहाँ के जैसे एसटी में मेजोरिटी में जो लोग हैं वो एसटी कैटेगरी में आ चुके हैं। तो सभी को रिजर्वेशन क्यों मिल रही है, क्योंकि अगर हम जम्मू में रह रहे हैं तो यहाँ पे स्कूल हमें वैसा मिल रहा है, हमारे पास यहाँ पे एटमॉस्फेयर वैसा बना हुआ है, यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट उस तरह के मिल रहे हैं, जो फैसिलिटीज़ हमें यहाँ पर मिल रही हैं वो जो पुंछ में जो बड़ी दूर के इलाकों में रह रहे हैं वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। जो एफर्ट कर सकता है वो जम्मू में आके कोचिंग कर रहा है, जो नहीं कर सकता वो उन कंडीशंस में रह कर तैयारी कर रहा है, वो हमसे कम्पीट कर रहा है। जो हम जम्मू के अच्छे स्कूल या कॉलेजेस में पढ़े हैं, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हम ट्रेनिंग वगैरह ले रहे हैं, हमारा एटमॉस्फेयर सही रहा, ट्यूशन वगैरह सही रही, जो कि उनको वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, तो हाँ वो हमारे साथ कम्पीट करे तो उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। जो कहते हैं कि मिलनी चाहिए वो इस तरह के बेसिस सामने आ जाते हैं,
है ना। और बात वाकई में सही भी है। जो कहते हैं कि रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए, वो कहते हैं कि जनरल वालों ने क्या गुनाह करा है, क्या गलती करी है, उन्हें रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल रही है, कंपटीशन हमारे लिए कुछ भी वैकेंट पोस्ट वगैरह नहीं बच। तो मैं इस पर नहीं जाना चाहूँगा कि रिजर्वेशन मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आपके सामने रिजर्वेशन रूल्स वगैरह आए हैं, इसका मतलब क्या, थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जो डाउट वगैरह होंगे वो क्लियर हो जाए, सो दैट। अब जैसे मैंने कहा, जैसे आप सभी ने सुना होगा ज़रूर कि EW जो 103 अमेंडमेंट के थ्रू आया था, है ना। इसके अगर हम पहले की बात करेंगे, जैसे अगर आपने बड़ा फेमस इंद्राणी वाला, जैसे उसको भी छोड़ के अगर मंडल कमीशन की बात करेंगे, जहाँ पे कहा गया था कि 50% की रिजर्वेशन जो है वो उसके क्रॉस नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस कुछ बन जाते हैं तो ये 50% की रिजर्वेशन जो कैप लगती है उसको हम आगे एक्सीड भी कर सकते हैं। फिर जैसे बालाजी वाला केस आया था, उसमें कहा था नहीं, कुछ भी जो 50% से आगे नहीं जाना है। फिर 2022 में जो जनहित वाला केस आया था, वहाँ पर ये कहा गया था कि नहीं, जैसे जब EWS की बात करी जा रही थी कि EWS के बारे में कहा गया था कि नहीं, EWS का जो कैटेगरी है वो सही नहीं है, वो रीज़नेबल नहीं है, वो अनरीज़नेबल है। तो वहाँ पे जजमेंट है कि नहीं वो रीज़नेबल है, 3 जजेस ने कहा हाँ रीज़नेबल है, इस तरह से कंडीशन सामने आ रही थी। तो ये केसेस ऐसे हैं कि जब इस पर आप कहते हो कि हम कोर्ट केस करेंगे, ये है वो है, तो वो काफ़ी टाइम उन सभी पे लग जाता है। और कई सारी स्टेट ऐसी जिन्होंने ऑलरेडी इस कैप को क्रॉस करा हुआ है, और जो ये क्रॉस करा हुआ है तो वो कैसे बच जाते हैं कि देखो, अगर हम इस कैटेगरी को निकाल दें यहाँ से, EWS कैटेगरी को अगर मैं यहाँ से एक्सीड अलग कर देता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, तब तो रिजर्वेशन 50% को क्रॉस नहीं कर रही है। अगर मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ और इसके बारे में ये कहा जाता है कि जनरल कैटेगरी के अंडर ही तो आता है, ये जनरल कैटेगरी वालों को ही दिया जा रहा है, एक तरीके से ऐसे कहा जाता है। तो कई तरह की बातें हैं, जब ये इस तरह के जो भी हम बात करें, जैसे अमेंडमेंट वगैरह करी गई है, तो ये ऐसा तो होता नहीं कि मतलब किसी ने भी उठा के कुछ भी रूल लिख दिए और वो जाके तो मतलब पास वगैरह हो गए तो PDF आपको देखने को मिल जाता है। वहाँ पर भी सभी जो होते हैं वो कानून के जानकार होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सारे रूल्स वगैरह तैयार करे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये बात सच है कि हाँ, एक तरीके से जब हम पोस्ट की बात करेंगे, आज के टाइम पर अगर 1000 पोस्ट आती हैं, उसको कोई नकार नहीं सकता कि अगर 1000 पोस्ट आ रही हैं तो उसमें से जो 60% पोस्ट हैं, अगर हम, क्योंकि EWS का अलग से कट ऑफ जाता है, OBC का अलग से कट ऑफ जाता है, तो अगर पोस्ट के हिसाब से देखा जाएगा तो 60% सीट तो वाकई में ये सच है, तो कोई मना नहीं कर सकते। 60% सीट जो है वो पहले ही रिजर्व हो चुकी है। जनरल कैटेगरी वालों की बात करेंगे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ कितनी सीट मिल रही हैं, 40% सीट मिल रही हैं। उन्हें 40% सीट पे कम्पीट करना है, मतलब 60% मेजॉरिटी जो सीट्स हैं, 50-50 नहीं बात करो, 60% सीट जो हैं वो पहले ही गायब हो चुकी हैं। वो इनकी तरफ नज़र भी नहीं उठा सकते। उन्हें किस पे फोकस करना है, सिर्फ इन 40% सीट जो बची हैं, सिर्फ इसी पर कम्पीट करना है। मेन बात जो दूसरा पॉइंट सामने आता है वो ये, अब ये भी आ जाता है यहाँ पे कि रिजर्वेशन ठीक है कि हाँ रिजर्वेशन दो उन सभी को जिनकी हम बात कर रहे हैं, जैसे राजौरी में ST कैटेगरी है, पुंछ में है, किसी और एरियाज़ की बात करेंगे तो वहाँ पर एक इनकम की कैप भी लगा दो कि आपको क्या करना है। ये ऐसा है नहीं है इसमें, लेकिन ऐसे सजेशन दी जाती है कि इनकम कैप लगा दो। अगर आप अप्लाई कर रहे हो ST कैटेगरी के लिए, साथ में आप एक काम करो, अपना इनकम सर्टिफिकेट भी लगाओ। अगर आप ST कैटेगरी को एलिजिबल हो लेकिन आपकी इनकम अच्छी खासी है, आप सभी बेनिफिट ले सकते हो, तो आपको जो है इसका राइट नहीं मिलना चाहिए। इस तरह के सजेशन होते हैं और मुझे लगता है कि जो सजेशन ये वाला जो दिया जाता है क्या इनकम कैप लगाने वाले, सबसे बेस्ट रहता है कि हाँ, जो लोग, जो स्टूडेंट्स हैं, जो परिवार एफर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको बिल्कुल रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे वो सभी लोग जो कि अच्छा खासा अर्निंग करते हैं और कैटेगरी का भी बेनिफिट लेते हैं, तो उनके रिजर्वेशन ख़त्म होने चाहिए। इस बात को मैं भी मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी भी मानोगे। फिलहाल जो यहाँ पर डाउट थे, कुछ पॉइंट्स में फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि पहले क्या हुआ करता था ब्रेकअप इनका और आज के टाइम पे क्या है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा, इसी में OBC अलग है, RBA अलग है। OBC में कौन सी कैटेगरी आती है वो आ जाता है। और क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर जम्मू कश्मीर को छोड़ के 50% का क्राइटेरिया क्रॉस करा गया है? जम्मू कश्मीर को छोड़ के और भी कई सारी स्टेट हैं जहाँ पे क्राइटेरिया ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जम्मू कश्मीर ऐसा करने वाला पहला जो है स्टेट या यूटी बन चुका है, ये काम कर रहा है। अब सही है गलत है मैं फिर से बोलूँगा, उस पर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि हाँ ये सब कुछ आ चुका है। अब बात आती है कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन है। देखो, या तो आप पावर में हो, पावर में होने के बाद आप इन पोजीशन को चेंज कर सकते हो तो अलग बात है। लेकिन आपको पता है कि अभी आपकी वैकेंसी आने वाली है, आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो आने वाले 4 से 5 मंथ में उसका नोटिफिकेशन आने वाला है और 4 से 5 मंथ में कुछ चेंज होने नहीं वाला है।
तो उस टाइम पे बेटर यही रहता है कि आपके पास जो बचा है आप उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन वगैरह कीजिए, उसके बाद जब देखा जो होना वो देखा जाएगा। बट फिलहाल ये है कि 4 से 5 महीनों में कुछ आप चेंज नहीं कर सकते, तो बेटर यही है आप सभी के लिए कि ये सब कुछ देखने के बजाय कि हमारी वैकेंसीज़ कम हो चुकी हैं, ज़्यादा हो चुकी हैं, आपको इस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि सच है आप इसको फेस करना पड़ेगा, हकीकत आपको फेस करना पड़ेगा कि मैं इस तरह से प्रिपरेशन करूँ कि जो मेरे पास 40% का कोटा बच गया है मैं इसी को क्वालिफाई कर सकूँ। मैं फिर से बोलूँगा, ये नहीं कह रहा हूँ कि सही है गलत है, लेकिन आपके पास ये एक रास्ता बचता है, आपको ये रास्ते की तरफ जाना पड़ेगा। थैंक यू, जय हिंद।